हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है मेड सर्च की एक और नई क्लास में, जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जितने भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स हैं और उनके के बारे में। तो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डिजीज, जो कि क्या है, अगर अपर एयरवे में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे डिफिकल्ट इन नॉर्मल ब्रीदिंग ड्यू टू ब्लॉकेज एंड नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे। अब सबसे पहली तो चीज है ये कि हमारे को ये पता होनी चाहिए कि अपर एयरवे क्या होता है, लोअर एयरवे क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। देखो, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है एक तो हमारे नेजल कैविटी है, देन इसके अलावा आता है हमारे लेरिंग्स और फेरिंग्स, देन इसके अलावा आता है एल्वियोल, ब्रोंकस और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक है, देन इसके अलावा हमारा ट्रेकिया। ये सारी चीजें जो है हमारे आती है। देन इसके अलावा हमारे एपिग्लोटिस और कॉमन पाथवे तो ये दोनों है, डाइजेशन। ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं, हमारी सबसे पहले आते हैं कॉजेस के ऊपर कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, किस कारण से जो है अपर रेस्पिरेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन द अपर एयरवे सच एज बटन, कोइन, पीनट्स इटीसी। चाहे आपके ना जो गले के अंदर कोई बच्चा है, फॉर सपोज उसने गलती से सिक्का निगल लिया, या फिर उसने ना मूंगफली खाते हुए चबाई नहीं और डायरेक्ट उसको निगल लिया, इधर कोई बटन होगा वो चला गया, या एक्सीडेंटली बड़ों में भी ऐसा हो जाए तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उस चीज़ को, उससे मतलब वो एक तरह से उसका कोज़ हो गया, है ना? कि भई चला जाता है अंदर की साइड में कि भई कॉइन चला गया, पीनट चला गया, जो मूँगफली वगैरह के दाने होते हैं वो बटन वगैरह
या तो बच्चा तो होता है अनइंटेंशनली निकल जाता है, और बड़े होते हैं जिनके भी अनइंटेंशनली चला जाता है ना? अनइंटेंशनल कॉज़ कोई जानबूझ के नहीं खाता। बच्चे तो फिर भी वो सोच में इतना नहीं होता है कि वो, और कोई बड़े अपन क्या ऐसे सिक्के निकलने लगेंगे क्या? नहीं निकल सकते। तो ये अनइंटेंशनल है। देन इसके बाद में अपर एयरवे के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, अगर थ्रोट का कैंसर हो जाता है, या फिर ना स्वेलिंग आ जाती है अपर एयरवे के अंदर, क्योंकि किसी एलर्जी के कारण, एलर्जेंस के इफेक्ट के कारण, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनी एलर्जन ऑफ देन इसके अलावा कोई बर्न हो गया, बच्चा जल जाता है, या फिर है ना जो मान लो गरम गरम कर लिया इधर, टाई निकल ली, तो उस समय जो है उसको सेंसेशन हो सकता है। देन इसके अलावा अ, पेरिंटो अ, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस का मतलब होता है कि टॉन्सिल्स के अंदर जो है उसकी लेयर्स के ऊपर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई लेरिंजल एडिमा हो सकता है, लेरिंजल स्पाज्म हो सकता है ना? तो इन कारण से भी हो सकता है। एडिमा का तो मतलब होता है स्वेलिंग, और इसका स्पाज्म का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग टाइप सेंसेशन, ट्विस्टिंग टाइप सेंसेशन, है ना? देन इसके बाद में आता है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है हमारे डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, एब्नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड सच एज व्हीज, एजिटेशन, साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, चोकिंग, अल्टरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारे जो है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। सबको पता है डिस्निया मतलब होता है लॉस ऑफ ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। देन इसके अलावा पेनफुल ब्रीदिंग हो सकती है, एब्नॉर्मल साउंड जैसे व्हीजिंग आ सकती है, स्ट्राइडर आ सकता है, रेल्स आ सकता है ना? ये सारे जो है साउंड्स आपको सुनाई दे सकते हैं। देन इसके अलावा एजिटेशन हो सकती है, तो सफोकेशन काइंड ऑफ सेंसेशन फील हो सकते हैं, साइनोसिस हो सकता है, रेस्टलेसनेस, चोकिंग, अल्टरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सही चीजें जो है उसमें प्रेजेंट हो सकती है। देन इसके बाद में डायग्नोसिस की बात करूँ मैं, तो डायग्नोसिस क्या क्या हो जाएगा हमारे, डायग्नोसिस आएँगे, क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं पेशेंट के, उसको देखिए, एक्स-रे कराइए, देन ब्रोंकियो अ, एक्स-रे कराइए, देन इसके अलावा आप क्या करा सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी और लेरिंगोस्कोपी आप करवा सकते हैं। देन इसके बाद में मैंने सबसे पहले तो चीज़ है कि फाइंड आउट करो कि किस प्रकार से जो है वो क्या कॉज़ है इसका ऑब्स्ट्रक्शन का, देन उसको उसके आधार पर मैनेज करो। अगर कोई फॉरेन बॉडी अगर इनगल्फ हो गई है, तो हमने 2 मैनुअल पढ़े हुए हैं, जिसमें से एक मैनुअल पढ़ा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, हेलमिट्ज़ या फिर उसको हम क्या कहते हैं, अ, जोथरस मैनुअल, नहीं जोथरस मैनुअल नहीं, एब्डोमिनल चेस्ट मैन्युअर जो है उसके नाम से भी हम जानते हैं, है ना? देन इसके बाद में हमने क्या देखना है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है अपर एयरवे का वो किसी मेडिकेशन के थ्रू ठीक करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एंटीबायोटिक का यूज़ करके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करके, और इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, और अगर किसी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शन वहाँ पे मौजूद होती है, तो एडमिनिस्ट्रेट करना है आपको क्या, एंटीहिस्टामिन्स और एपिनेफ्रिन। देन इसके बाद में आ जाता है इंसर्ट द ट्रेकियो एंडोट्रेकियल ट्यूब, और इंसर्ट करनी है हमारे को क्या, एंडोट्रेकियल ट्यूब को आपको इंसर्ट करनी है। इसके यहाँ लिख देना आगे। देन इसके बाद में एंडोट्रेकियल ट्यूब वगैरह सब आप इंसर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में आ जाता है मैनेजमेंट, हम देखते हैं क्या-क्या मैनेजमेंट करना है, तो वाइटल साइंस आपको असेस करने हैं, जनरल हेल्थ स्टेटस, प्रोवाइड काम, कंफर्टेबल, वेल वेंटिलेटेड, और 5 आर का यूज़ करके मेडिसिन देनी है। एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर ट्रैकेस्टमी अगर डॉक्टर ने कहा है, तो उसको आपको असिस्ट करके परफॉर्म करनी है। देन इसके बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है पेशेंट को आपको
प्रोवाइड कराना है। देन इसके बाद में आती है हमारी जो दूसरी डिजीज है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस। इसका दूसरा नाम होता है नेजल ब्लीडिंग। लिख लेना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेजल ब्लीडिंग कहते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है कॉजेस। क्या क्या कॉज हो सकता है, तो नेजल जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है। सबसे पहली जो चीज है हमारे को ये ध्यान रखनी है कि हमारी जो नेजल केविटी है उसके अंदर टाइनीएस्ट कैपिलरीज मौजूद होती है हमारी बॉडी के सबसे ज्यादा। तो उसके अंदर एक तो वो बहुत टाइनी होती हैं, देन इसके अलावा बहुत ज्यादा थिन होती हैं, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है। ज्यादा जब हीट होती है उस जगह जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, देखते हैं हम नाक लाल हो जाते हैं कितनी बार, ब्लड फ्लो कितना जल्दी बढ़ जाता है। सर्दियों के समय में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि ना जो रेडनेस आ जाती है, देन इसके अलावा जो वो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्ड हो जाती है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नेज़ल ब्लीडिंग या फिर एपिस्टेक्सिस कहते हैं। देन इसके बाद में रिस्क फैक्टर्स आते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या होते हैं हमारे, जिसमें आता है सबसे पहले हाइपरटेंशन होगा, देन इसके बाद में हाइपरटेंशन हो सकता है ना? क्योंकि ब्लड का जो लॉस है वो हो जाएगा। उसके बाद में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है इसके कारण। इसके अलावा साइनोसाइटिस या राइनाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है जो कि एक लोकल इन्फेक्शन है। इसके अलावा ड्राइनेस हो सकती है, नेज़ल जो म्यूकस होता है उसका। अगर आपने एस्पिरिन का यूज़ ज़्यादा कर लिया है तो उस वज़ह से हो सकती है, क्योंकि खून पतला हो जाता है। देन इसके अलावा जो है हमारे क्या हो सकती है यहाँ पे, हमारे नेज़ल ट्रॉमा हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। इसके अलावा स्कारलेट फीवर और जो मलेरिया वगैरह है वो सब हो सकती है ना? ये चीज़ें हमने देखी हुई है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हमारी जो कहते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, हमारे ट्रीटमेंट ऑफ द एपिस्टैक्सिस डिपेंड अपॉन द कॉज़ एंड द लोकेशन। कॉज़ और लोकेशन के आधार पर जो है आपको इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या कहते हैं करना है। इसके अंदर आ जाता है अप्लाई द प्रेशर बाय पिंचिंग द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नोज़। ये जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रेशर को 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए उसको पिंच करके रखना है, ताकि वो जो कैपिलरीज़ वगैरह जो वहाँ पे फटी हुई हैं, वो एकदम, एक तो एकदम से उसको जगह ना मिले बाहर निकलने की, और दूसरी जो चीज़ है वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन जो है वो प्रमोट हो जाएगा। तो उस समय 5 से 10 मिनट के अंदर आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, नेज़ल पैकिंग भी करनी है, और आपका जो मुँह इस प्रकार से रखना है ना? देन इसके अलावा हमारे को तीसरी जो चीज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है हमारे को, कि आपको जो है अगर ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू होती है तो आप पूरा ही नोज़ जो है उसको बंद कर सकते हैं। देन इसके अलावा कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ करिए, ताकि वहाँ पे जो है क्या हो सके, वेसल्स जो है वो आराम से डायलेट हो सके। कॉन्स्ट्रिक्ट हो सके, सॉरी, वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सके। इसके अलावा हमारे क्या आ जाता है, हमारे एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे न्यूरोस्पोरिन हुआ, बैक्टीरियासिन हुआ, ईटीसी ईटीसी, ये सही चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेज़ल डिकंजेस्टेंट आता है। नेज़ल जो डिकंजेस्टेंट होता है वो क्या काम करता है, हमारे कॉटराइजेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल्स विद द सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करके आप कॉटराइजेशन कर सकते हो। इसके अलावा कैथेटराइजेशन कर सकते हो, सॉरी, नहीं, कॉटराइज़ेशन होगा। कॉटराइज़ेशन का मतलब आप कॉटरी का यूज़ करके आप उस ब्लीडिंग को जो है उस जगह के जो उनको पैक कर सकते हो। है ना? देन इसके बाद में आ जाता है हमारे क्या आता है, इफ द ब्लीडिंग इज़ पोस्टीरियर टाइप। अगर पोस्टीरियर टाइप की ब्लीडिंग होती है तो आपको पोस्टीरियर नेज़ल जो पैकिंग है उसको परफ़ॉर्म करना है। देन इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर सारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो फ़ेल हो जाते हैं, देन आपको एक तो इंटरनल जो मैक्सिलरी आर्टरी है उसको लिजेट कर देना है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, लिजेशन ऑफ एंटीरियर एथमोइड। एथमोइड जो बोन होती है उसकी जो आर्टरी होती है हमको एंटीरियर वाली उसको लिगेट कर देना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिजेट? लिजेट का मतलब होता है टाई, है ना? टाई। टाई मतलब यहाँ वो गले वाली नहीं होती, टाई का मतलब होता है बाँधना। देन इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, वो कि भई नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे रिपीट होंगे, ठीक है? कोई स्पेशल आएगा तो वो मैं आपको बता दूँगा। बाकी वो कि भई ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, आपको हेड को टिल्ट फॉरवर्ड करना है कि भई ऊपर के साइड में रखना है ताकि प्रिवेंशन ना हो, सॉरी,
एस्पायरेशन ना हो तो उसे हम प्रिवेंट कर सकेंगे। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट का यूज़ करना होता है जिसके अंदर न्यूज़पोरिन व्हाइल पैकिंग द नोज़ को पैक करते समय। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे क्या यूज़ ऑफ माइल्ड एनाल्जेसिक का आपको इस्तेमाल करना है जो कि क्या कर सकता है प्रिस्क्राइब कर सकता है डॉक्टर के द्वारा पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग के अंदर। देन इसके बाद में आता है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है आपको नोज़ को पैक करते समय। इसके अलावा एमएसएस हो जाता है एमएसएस बेसिन का इस्तेमाल करना है पेशेंट को। एमएसएस बेसिन क्या होता है? आपको जब वॉमिटिंग आती है और जिस बेसिन के अंदर आप वॉमिट करते हो उसी बेसिन के यहाँ पे पेशेंट को वो प्रोवाइड कराना है ताकि ब्लीडिंग जो हो वो बाहर अनडिजायरेबल प्लेसेस पे ना जाए, वो डायरेक्ट वहीं पे जाए। देन इसके अलावा क्या होता है कंटिन्यूअसली जो आपको क्या करना है पेशेंट को असेस करना है वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, एयरवे पेटेंसी, ये सारी चीजें। क्योंकि नेजल ब्लीडिंग हो रही है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अल्टर्ड हुआ है तो उस समय एयरवे की पेटेंसी तो अल्टर्ड होगी, वो चीज़ हमारे को देखनी है। देन इसके बाद में आपको काम, कूल, कंफर्टेबल, वेल वेंटिलेटेड जो एनवायरनमेंट है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करना है जिसमें आपको जो है सबसे पहले तो स्टर्नस एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करनी है, एटलीस्ट अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। भाई आपकी जो सर्जरी वगैरह हो गई है और 2 दिन में जाके आप डंबल उठा रहे हो, पानी की बाल्टियाँ उठा रहे हो या कोई बड़े-बड़े तगारे उठा रहे हो, ऐसा नहीं करना है हमारे को। हमारे को एटलीस्ट वो जो शुरू के जो दिन हैं उनको अच्छे से निकालना है ताकि हमें कैविटी है वो वापस से मजबूत हो सके, हमारी आर्टरीज, ब्लड वेसल्स जो है उनमें वापस से स्ट्रेंथ आ सके, है ना? टिश्यूज वगैरह स्ट्रेंथ हो सके। देन अवॉइड द ब्लोइंग ऑफ नोज। नोज को जो है आपको ऐसे ब्लो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस समय वापस से इस पे प्रेशर पड़ेगा, वापस से फट सकती है। हेवी वेट को आपको लिफ्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली जो डिजीज है जो कि हमने एलर्जिक डिसऑर्डर में पढ़ रखी है, तो इसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ग्रो थ्रू हो जाते हैं, ज्यादा हम इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमने ये एलर्जिक वाला जो चैप्टर था उसके अंदर एलर्जिक डिसऑर्डर के अंदर आपको राइनाइटिस और राइनोरिया पूरा राइनाइटिस पूरा अच्छे से नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होता है, वायरल की वजह से भी होता है, बट कुछ कुछ कंडीशन के अंदर एलर्जिक रिएक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। सबसे पहले एक्यूट राइनाइटिस, एक्यूट का मतलब हमको पता है सडन एंड स्पॉन्टेनियस, जिसके अंदर आ जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है विच इज सडन ऑनसेट में होता है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द बर्निंग। बर्निंग के कारण बर्निंग हो सकती है इसमें। टिकलिंग सेंसेशन इन द रोज एंड स्नीजिंग। टिकलिंग सेंसेशन क्या होता है? टिकलिंग सेंसेशन का मतलब होता है कि उस जगह जो है किसी प्रकार से कोई सुई आपको चुभोता है ना, उस प्रकार का टिंगलिंग सेंसेशन आता है। देन इसके अलावा कोर्जा और कॉमन कोल्ड भी इसको कहते हैं हम, ये चीज आप याद रखें। देन इसके बाद में बात करते हैं कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे। तो सबसे पहले कोरोना वायरस, एंट्रो वायरस, एडिनो वायरस और जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन सेकंड एंटर, ठीक है। और कुछ कुछ तो होता है बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं, बाकी इनके सारे कारण जो है वायरल की वजह से ही होते हैं, वायरल राइनाइटिस ज्यादा होता है। देन इसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले सडन ऑनसेट होगा, एकदम से होगा जुकाम, जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। स्नीजिंग, छींकें आएंगी, नाक में जलन होगी, बार बार आप ऐसे करोगे अरे नाक जलता है, यूं। देन इसके बाद में हेडेक हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग आएगी तो रेड रेड तो ना रहता ही है, हम विक्स की गोली ले, विक्स वाला एड देखा होगा उसमें लाल लाल ना, तो वैसा ही सेम हमारे को यहाँ पे भी जो है अपीयरेंस देखने को मिलता है क्योंकि वही है ना। देन नेजल कंजेशन हुआ, टीयरिंग आ सकते हैं, आंखों में से भी पानी आ सकता है, साइनसेस जो है वो फूल सकते हैं। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, बात करेंगे हम आगे। रेस्टलेसनेस हो सकता है क्योंकि ना तो ढंग से वो बोल पा रहा है, बार बार छींक रहा है, आंखें में जलन, पानी पड़ रहा है, तो कैसे रेस्ट कर पाएगा, कैसे वो जो है नॉर्मल रह पाएगा। देन इसके बाद में सोर थ्रोट का मतलब होता है उसका गला भी जो है खराब रहता है या भारी भारी रहता है। देन इसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे हमारे। तो साइनोसाइटिस हो सकता है। देन इसके अलावा आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारी जो नेज़ल कैविटी है उससे हमारी ईयर की जो स्टीचिंग कैनाल है वो एकदम से नहीं देखते, कभी-कभी कान में भी दुखने लग जाता है, जब दूर से देखते तो ये क्या हो गया? तो वो वाली कंडीशन क्यों? क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड विद द ब्रिज ऑफ स्टीचियन कैनाल, ये चीज़ आप लिख लेना। हमने स्टीचियन कैनाल जो है उसके बारे में पढ़ा होगा, हमारे वाला जो टॉपिक आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, उसमें इट कनेक्ट्स।
It connects with the bridge of connects with the bridge. The bridge of ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा आपको अगर इस चीज़ ट्यूब के अंदर किसी प्रकार से क्या कहते हैं ब्लॉकेज देखने को मिलता है तो उसकी वजह से आपको सुनाई भी नहीं देता। एक बार कभी देखना जब उबासी लेते हो जोर से 2 सेकंड ज़्यादा की उस समय आपको कुछ सुनाई नहीं देता कान में। क्यों? क्योंकि वो स्टिचिंग कैनाल उस समय उस पे प्रेशर पड़ता है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या आता है हमारा कि मोस्ट केसेस के अंदर तो होता है माइल्ड और सेल्फ लिमिट होता है जो कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, है ना? कि बिना किसी हाँ, सर्दी-जुकाम है नॉर्मल काढ़ा पी लिया, गर्म पानी पी लिया, गरारे कर लिए नमक के, वो सब चीज़ों से ही ठीक हो जाता है। बाकी अगर ज़्यादा टाइम तक हो जाता है सिम्पटम्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक देखने को मिलते हैं तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अगर उसके जो नेज़ल जो है वो कंजेस्टेंट है तो डिकंजेस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज ऑफ नेज़ल म्यूकस का। जो हमारे नेज़ल म्यूकस की जो ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं उनको वेसोकंस्ट्रिक्ट कर देंगी। उसकी वज़ह से जो फ्लूइड वग़ैरह जो है वो सीक्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा नेज़ल जो कंजेशन है वो धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं तो आती है सूडोएफेड्रिन, हाइड्रोक्लोराइन, वोकिविफिनाइलेफ्रिन, फिनाइलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर ऑक्सीमेथोजिलिन ज़ोलिन हाइड्रोक्लोराइड ये सारी एंटीपायरेटिक में पैरासिटामोल आ जाती है। सेनाइल नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल जो हम वो नेज़ल स्प्रे का यूज़ करते हैं नाक के लिए। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स आ सकती हैं, एंटीबायोटिक आ सकती है जिसके अंदर क्या आता है प्रिवेंट करता है किससे सेकेंडरी इन्फेक्शन से। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक जो राइनाइटिस है वो क्या होता है हमारे दिस इज द टाइप ऑफ राइनाइटिस अपीयर ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन टू द एलर्जन। यानी कि जो हमारी नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो है क्या हो जाता है सेंसिटिविटी अपीयर हो जाती है। जैसे कि हमारे क्या आ सकती है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एलर्जी आ सकती है। जैसे में हमारे क्या पढ़ रखा था पोलन डस्ट चेंज अगर वेदर के है। जैसे अभी अभी का ही मौसम देख लो गर्मी से सर्दी सर्दी से गर्मी कुछ कभी क्या तो वो सर्द गर्मी जो हो जाती है उसकी बात हो रही है मोल्ड्स वगैरह और कॉकरोचेस वगैरह के कारण से भी जो है एलर्जीज हो सकती है। इसकी वजह से तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। देन इसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं हम तो इसमें आता है रनिंग और एक्सेसिव रनिंग राइनोरिया। देन इसके बाद में हेडेक हो गया, फटीग हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, आई इरिटेशन, टियरिंग, सोर थ्रोट, स्वेलिंग ओवर द आईज ये सारे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं आपको देखने को वहाँ मिलते हैं। देन डायग्नोसिस की बात करें तो एक तो ब्लड सेल काउंट हो सकते हैं, इसके अलावा एलर्जिक टेस्ट हो सकता है जो पॉजिटिव जो एलर्जेंस होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। देन इसके बाद में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में तो नेजल डिकंजेस्टेंट्स हो सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक एंटागोनिस्ट हो सकते हैं जिसमें आता है हमारे एंटीहिस्टामिन्स। ठीक है, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट हो सकते हैं जो कि क्या करता है हिस्टामिन्स वगैरह आती है जिसमें हिस्टामिन के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। एग्जाम्पल के लिए ये सारे हमने पहले पढ़े हुए हैं। एलर्जी वगैरह होती है सिट्रीजिन तो आज सबके घर में मिल ही जाती है। सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, इसके अलावा क्लोरफेनिमाइन हो गया मिलेट, इसके अलावा एज़ेटाइडिन मिलेट हो गया, डायफेनाइन हाइड्रोमाइन हो गया, बेक्लोमिथाजोन हो गया, फ्लूटिकाजोन हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के। देन इसके बाद में मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहला जो मैनेजमेंट है इसके लिए आपको सबसे पहली जो लाइन है वो याद रखनी है कि इसको ओपीडी बेस्ड ही आप ट्रीट कर दोगे, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है पेशेंट। जितनी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए सारी मेडिकेशंस को आपको 5 आर का रूल इस्तेमाल करते हुए एडमिनिस्ट्रेट करनी है। देन इसके बाद में एडवाइस करना है पेशेंट को कि आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लो ताकि डिहाइड्रेशन ना होवे। इसके अलावा नेजल ड्रॉप वगैरह का अगर
प्रिस्क्राइब करती है, तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो मेथड जो है आपको बताना है पेशेंट को, और यूज़ करने के बाद में जो है आपको क्या करना है, अपने जो नोज़ है उसको ब्लो करना है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे एडवाइस द पेशेंट टू सेपरेट द हैंकी टॉवेल एंड नॉट टू शेयर। अपना हैंकी और जो टॉवेल है वो अलग रखो, ताकि किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो, या फिर अपन पहले से ही प्रिकॉशंस रखेंगे तो अपन कोई दूसरों के थ्रू नहीं हो सकता है ना। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे एलर्जिक टेस्ट के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे हम। इसके अलावा अगर किसी प्रकार के एलर्जन का पता चल गया तो उसको उससे अवॉइड रहने के लिए आपको क्या करना है, उसको प्रमोट करना है, एडवाइस करना है। इसके अलावा ओवर यूज नहीं करना है नेजल डिकंजेस्टेंट का। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे रीअश्योर करना है पेशेंट को, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको प्रोवाइड करवाना है। देन उसके बाद में हमारे को क्या पता है, नेक्स्ट जो डिजीज आ जाती है वो आती है हमारी क्या, साइनोसाइटिस। साइनसिस प्लस आइटिस लिख रखा है, यानी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस, पैरानेजल साइन साइनसिस प्लस इन्फ्लेमेशन। तो हम इसको डिनोट करते हैं ना, हमें पता साइनोसाइटिस जो होता है वो क्या होता है, पैरानेजल साइनसिस जो होते हैं उनका क्या होता है, ये हमारे इन्फेक्शन होता है। साइनसिस क्या होता है, साइनसिस जो होते हैं होलो स्पेस होते हैं, जो बोन की जो फेस की जो बोन्स होती हैं उनके पीछे की साइड में ये जो होते हैं होलो स्पेस प्रेजेंट होता है। ये 4 पेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन द म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय द साइनसेस इज रिमूव्ड बाय ओस्टिया। ओस्टिया के द्वारा जो है क्या हो जाता है, म्यूकस जो ये बनाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन कितनी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अभी जो ओस्टिया जो होता है उसके अंदर कोई एक्यूमुलेशन आ जाएगा, तो जितना भी साइनसेस के द्वारा बनाया हुआ म्यूकस होगा वो उसमें भर जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, पैथोजन की ग्रोथ होगी। पैथोजन की ग्रोथ होगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन और सूजन वगैरह आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, है ना। देन इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी जो टाइप ऑफ साइनोसाइटिस होते हैं, कितने तरह के जो है साइनोसाइटिस मौजूद होते हैं। लास्ट अप टू द मैक्सिमम 4 वीक, 4 वीक तक जो है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। सब एक्यूट जो साइनोसाइटिस होते हैं वो कितने होते हैं, 4 से 10 4 से 12 वीक तक हो सकते हैं, और 12 से ज्यादा वीक वाले जो आते हैं वो क्रोनिक साइनोसाइटिस होते हैं। सबसे पहली चीज ये याद रखना कि साइनसिस का जो मेन काम होता है वो आपकी जो स्कल होती है, जो हेड होता है, उसको भारी नहीं होने देता, उसको जो है वो नॉर्मल रखने के अंदर काम में आता है ये। यानी कि आपके जो हेड का इतना मतलब अपने शरीर का सबसे भारी भाग ही हमारा जो हेड है वो होता है। उसका वजन ही हमारे पूरे शरीर को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि साइनसेस वगैरह जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। इसी वजह से जब इनमें सूजन आ जाती है तो सर एकदम भारी-भारी सा लगने को लगता है ना? देन इसके बारे में बात करते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस की क्या होता है। सबसे पहले सडन ऑनसेट होता है। इसका कैसा होता है, हमारे इसका सडन ऑनसेट इसके बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। कौन-कौन से पैथोजेंस का इस्तेमाल कौन-कौन से पैथोजन की वजह से ये हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। देन इसके बाद में आता है हमारे स्टाइफाइलोकोकस ओरिया। देन आता है मोरेक्सिला कैथरासिस। इसके अलावा राइनो वायरस हो सकता है। इसके अलावा हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। कोरोना वायरस, एंटेरो वायरस और स्पेरगिलस फ्यूमिगेटस। परगिलस फ्यूमिगेटस, ये जो सारे वायरसेस हैं इनके कारण से हो सकता है, इसको याद कर लेना। देन इसके बाद में हम बात करते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं, यानी कि इनके कारण जो है वो क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या अनुमान हम लगा सकते हैं। एनलार्ज एडेनोइड्स हो सकते हैं जो, इसके अलावा हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा टिथ का इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर पड़ सकता है, प्रेशर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल की वजह से ये हो सकता है। नेजल ट्रोमा की वजह से हो सकता है, स्विमिंग के कारण, स्मॉल साइज साइनोसोस्टिया के कारण, या फिर ओवर यूज हो गया नेजल के कंजेशन का, इसके कारण ये हो सकते हैं, है ना। साइनोसाइटिस की वजह से ये नहीं होते, इनकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। देन मेरा टंग स्लिप हो गया था, सॉरी। देन इसके बाद में आता है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर। फेशियल पेन, बिल्कुल, क्योंकि फेसेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। फेशियल पेन होता है, प्रेशर और फुलनेस आपको देखने को मिलता है वहां पे। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेरुलेंट डिस्चार्ज।
प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, पस डिस्चार्ज जिसको। देन इसके बाद में आता है हमारे हाई ग्रेड फीवर होता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, नमनेस हो सकता है अपर थिक्स के अंदर, इसके अलावा हेडेक वगैरह हो सकता है, बेड ब्रीदिंग वगैरह जो है वो सारा आपके उसमें हो सकता है। देन इसके बाद में आता है डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं, तो डायग्नोसिस में हमने देख रखा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, एक्सरे हो सकता है, एक्सरे एग्जामिनेशन हो सकता है, पैरानेजल साइनसेस का और सीटी स्कैन वगैरह जो है वो सब हो सकता है। देन इसके बाद में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, हमारे एंटीबायोटिक थेरेपी हो सकती है, जिसमें आता है इफ द कॉज ऑफ द इन्फेक्शन इज बैक्टीरिया देन द एंटीबायोटिक थेरेपी इज गिवन फॉर 5 to 7 days। 5 से 7 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक की जो थेरेपी है वो देनी है। इसमें आता है हमारे एमोक्सिसिलिन, क्लेव्युलेनिक एसिड, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये एमोक्सिसिलिन है ना, जो कि क्या होती है, क्लेवियोनिक जो एसिड होता है वो होता है क्लेवियोनिक एसिड। देन डोक्सीसाइक्लिन हो सकती है, लेवोफ्लॉक्सासिन जो है वो सही ड्रग हो सकती है। ड्रग ऑफ चॉइस हर एक डिजीज की याद रखनी है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस जिसकी भी दे रखी है उसको तो अच्छे से याद कर लेना। देन नेजल डिकंजेस्टेंट आता है, जिसमें नेजल एडिमा और ब्लॉकेज को जो रिड्यूस करने का काम होता है। इसमें आती है हमारे सूडो एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड हो सकती है, फिनाइल एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो हो सकती है। देन इसके बाद में कौन-कौन से आप नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, बेक्लोमिथाजोन। देन इसके बाद में एंटीहिस्टामिन कौन सी, सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनामाइन दे सकते हैं। देन साइनस सलाइन लेवाज क्या होता है, इसके लिए जो है पुरुलेंट डिस्चार्ज के समय इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, जो भी वो उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया का इसके अंदर यूज़ करते हैं, ये लाइन ध्यान रखना। देन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, और फीवर आया तो एंटीपायरेटिक दे देंगे, अगर कोई पेन वगैरह है तो माइल्ड आप प्रोवाइड करा सकते हो। दूसरा आता है हमारा क्रोनिक साइनसाइटिस, जिसके अंदर क्या आ जाती है, एब्नॉर्मल कंडीशन जो के अंदर क्या हो जाता है, स्वेलन रहता है, इन्फ्लाम रहता है 12th वीक से ज़्यादा, और इसका लिए जो है ट्रीटमेंट जो है अटेम्प्ट करने के बाद भी क्या-क्या हो सकता है, यानी हमने ट्रीटमेंट भी अटेम्प्ट कर दिया फिर भी आपका जो साइनसाइटिस है वो खत्म नहीं होता, तो कोज़ क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो नेज़ल सेप्टम होता है, जो हमारे नोज़ के बीच का जो सेप्टम होता है, इन केस मान लो हमारा जो है, इसके बीच का जो ये सेप्टम है, हमारे नाक के यहाँ का जो ये सेप्टम है, ये जो है वो डेविएट हो जाता है, या फिर ये जो है अगर छोटा होता है, मान लो ये क्या हो सकता है, छोटा मीन्स ये खुद तो इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन ये जो एरिया हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, या फिर ये डेविएटेड हो सकता है 2 से। उस कंडीशन के अंदर भी जो है हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हो सकता है, हमारा डेविएटेड हो सकता है, तो इसके कारण से भी जो है आपको क्या हो मिल सकता है, आपको जो है क्रोनिक साइनोसाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है? देन नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं, छोटे-छोटे जो नेज़ल्स के अंदर स्पोर्स म्यूकल पपिल्स का जो है फॉर्मेशन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन के कारण से भी ये जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। देन इसके बाद में आता है रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से हो सकते हैं, जिसमें आता है हमारा अस्थमा हो गया, एलर्जिक कंडीशन हो सकती है जैसे हे फीवर वगैरह, एड्स वगैरह, एचआईवी। देन इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो है वो कंडीशन में आ सकते हैं। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या-क्या हो सकते हैं इसके अंदर हमारे, तो पुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है, फेशियल प्रेशर जो है वो आपको वहाँ पे फुल फ़ील हो सकता है, नेज़ल जो पोस्ट नेज़ल ड्रेनेज डिस्चार्ज जो है वो वहाँ पे हो सकता है, यानी थ्रोट से जो है बैक वो ड्रेन कर रहा होगा, तो इस समय हमारे को एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ लिख देना मोर यस, ओ
पायरेशन और हेयर। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा सोर थ्रोट होता है, बैड ब्रीदिंग हुआ, रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल हुआ, रिड्यूस सेंस ऑफ टेस्ट हुआ। इसके अलावा हेडेक हुआ, पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, एडिनोइडल हाइपरट्रोफी हो सकता है, इरेटेबिलिटी हो सकता है। ये सारी जो कंडीशंस है वो हो सकती है। देन इसके बाद में डायग्नोसिस आता है। डायग्नोसिस में आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुआ, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, साइनोस्कोपी। इसके अलावा जो सीटी स्कैन होता है वो, और एमआरआई जो है वो सारी चीजें इसमें होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं थिंक नर्सिंग क्लासेस। हमारे लिए 2 बैचेस लेके आया है एएनएम का। एएनएम की जो पर ईयर फीस है वो 65,000 रुपीज है, एएनएम की 5,000 रुपीज है। 12th के बाद नर्सिंग में करियर बनाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देन इसके बाद में बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की क्या क्या हो सकती है। तो एंटीबायोटिक थेरेपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेजल डिकंजेस्टेंट हो सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स नेजल वाले, साइनस सलाइन लेवाज का इस्तेमाल करो, नेजल सलाइन स्प्रे का, माइल्ड एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। ये दोनों जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में। देन इसके बारे में हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो मेडिकल मैनेजमेंट रिमेन्स स्टिल, देन सर्जिकल मैनेजमेंट इज डन। देन इसके बाद में क्रोनिक साइटिस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये वाली जो सर्जरी आप यूज करते हैं, फंक्शनल जो क्या कहते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें साइनस के जो एयर सेल्स और जो साइनस ओस्टिया होते हैं उसको एंडोस्कोप के यूज के थ्रू आप ओपन कर देते हो, ठीक है। देन इसके बाद में एंडोस्कोप डाल के उसको ओपन कर देना। नेजल मैनेजमेंट आता है, नर्सिंग सॉरी नर्सिंग मैनेजमेंट आता है हमारे। इसके अंदर क्या हो सकता है नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा इसका। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द मेडिकल पेशेंट इज वाइटल साइन, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एंजाइटी लेवल, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नॉलेज लेवल रिगार्डिंग द डिजीज प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। देन दूसरे नंबर पे आता है एडमिनिस्टर ऑल द मेडिकेशन जितनी आती है हमारी। 5R रूल हो सकता है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। इसके बाद में आता है हमारे मेंटेन द हाइड्रेशन लेवल ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन करना होता है। रीअश्योर द पेशेंट एंड प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। रीअश्योर करना है पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। देन इसके बाद में की बात करें क्या क्या नर्सिंग में सकता है सर्जिकल पेशेंट के अंदर, वो की वही चीजें करनी है। वाइटल हेल्थ स्टेटस, जनरल स्टेटस, पेन एडिमा को ऑब्जर्व करना है, सीवियरिटी को असेस करना है, फाउलर पोजीशन देनी है, रेस्पिरेशन फंक्शन को इनहेंस करने के लिए टू रेस्पिरेटरी फंक्शन। देन इसके अलावा एडमिनिस्टर द माइल्ड एनाल्जेसिक जो है आपको प्रिस्क्राइब करनी है डॉक्टर को। इसके अलावा नेजल जो पैकिंग है वो भी आपको करवानी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ब्लीडिंग वगैरह जो है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग वगैरह जो है उसको, उसके थ्रू आपको नेजल पैकिंग करनी है। प्रोवाइड द कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करवानी है ऑन द फेस टू रिड्यूस स्वेलिंग। स्वेलिंग जो है उसको रिड्यूस करनी है, ठीक है। देन इसके बाद में आती है हमारे हेड को एलिवेट करना है बेड के ऊपर। देन इसके बाद में आ जाता है एडवाइस द पेशेंट टू टेक ऑल द पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन ऑन टाइम। सारी जो पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन है उसको टाइम पे लेने के लिए पेशेंट को आपको एडवाइस करना है। एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड द स्टर्नस एक्टिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 to 15 days आफ्टर सर्जरी। 10 से 15 दिन तक जो है उसको आपको क्या करना है, स्टर्नस एक्टिविटी को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है। इफ द पेशेंट हैज एनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, अगर पेशेंट को जो है किसी प्रकार का कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसमें आपको क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा पेशेंट का जो हाइड्रेशन लेवल होता है उसको आपको इंक्रीज करना है। देन बात करते हैं पांचवी जो हमारी कौन सी डिजीज है, फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस ध्यान रखना, एमएसएन के अंदर रेस्पिरेटरी और डाइजेशन दोनों में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसीलिए ये वाली क्लास आज भले थोड़ी लंबी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसको ध्यान से पढ़ो। फेरिंजाइटिस की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंजाइटिस कहते हैं। जहाँ पे आई टी आई एस लग जाए उसको इन्फ्लामेशन
वायरल इसमें 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके अंदर से 2 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो हमारा राइनो वायरस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और एप्स्टार वायरस जो है ईबी कहते हैं, इम्पोर्टेंट होता है, कोज़ में आता है, मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या होता है, लेकिन इनके कारण ज़्यादा होते हैं। देन एडिनो वायरस हुआ, कोरोना वायरस, मीज़ल्स वायरस, या फिर जो हमारा ओर्थोमाइक्सो विरिडिया हो गया, इन सब के कारण से जो भी कोज़ कर सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या-क्या हो सकता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, कोर्नियोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया जिसकी वजह से डिप्थीरिया भी हो सकता है, नेज़ेरिया गोनोराई जिसकी वजह से गोनोराइन इन्फेक्शन होता है, बोर्डिटेला पर्टेसिस पर्टेसिस हो सकता है, निमोनिया इन्फ्लुएंजा, ये सारे भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण फेरिंजाइटिस हो सकता है ना? देन इसके बाद में फंगल इन्फेक्शन देखना है, कैंडिडा एल्बिकेन सबसे मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन मेनी डिजीज। आप अपनी कॉपी में लिख लेना पोस्ट करके। देन केमिकल और थर्मल जो इंजरीज होती है उनके कारण से भी जो है हमारे फेरिंजाइटिस हो सकता है। कोई भी केमिकल इनगल्फ कर लिया, या किसी थेरेपी के समय रेडिएशन लग गई, या फिर बाहर जो थेरेपी रेडिएशन के कारण हो जाएगा, तो क्या-क्या हो सकता है? सोर थ्रोट हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। डिस्फेजिया का मतलब याद रखने का, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने के अंदर आपको दिक्कत आएगी। फीवर, मेलिस हो सकता है, कफ हो सकता है, पेन हो सकता है थ्रोट के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है हमारी हो सकती हैं। देन इसके बाद में डायग्नोसिस आता है, डायग्नोसिस के अंदर क्या-क्या आ सकता है? पेशेंट के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो हमारे देखते हैं हमारे को कि क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ब्लड एग्ज़ामिनेशन करवाना है पेशेंट का, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट्स आपको करवाने हैं। इसके अलावा थ्रोट एग्ज़ामिनेशन कराना है, थ्रोट स्वैब का जो है एग्ज़ामिनेशन करवाना है। देन इसके बाद में मैनेजमेंट देखते हैं क्या-क्या मैनेजमेंट इसके अंदर हो सकता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो क्या आता है इसके अंदर, हमारे एंटीबैक्टीरियल जो सॉरी, मैनेजमेंट में क्या आता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको एंटीबायोटिक देनी है। पेन के अंदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको हम आइबुप्रोफेन होती है, जिनमें से एक आइबुप्रोफेन होती है वो देनी है, एडमिनिस्ट्रेट करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, जिसमें आता है डेक्सामेथासोन। अगर एंटीपायरेटिक है, पायरेक्सिया है, उसको तो आपको पैरासिटामोल देना है। देन वॉर्म जो सेलाइन है उसके गार्गल करवाने हैं। क्या आपको कहना है, उसको नमक के गरारे करो, गर्म पानी में नमक डाल के उसके गरारे करो। देन इसके बाद में आता है हमारे इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हुआ है तो उसको इंक्रीज़ करना है फ्लूइड इनटेक, और दूसरी जो चीज़ है उसको एडिक्वेट बेड रेस्ट जो है वो करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट सारे सेम टू सेम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर वो स्वेलो करने में दिक्कत होती है तो आईवी फ्लूइड दे दो। इसके अलावा जनरल हेल्थ स्टेटस, वाइटल साइन, सफिशिएंट बेड रेस्ट प्रोवाइड कराना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रोवाइड करवानी है, एडमिनिस्ट्रेट करना है पैरासिटामोल को, मेंटेन करना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक को। इसके बाद में एडवाइस करना है पेशेंट को वार्म सलाइन गार्गल की वजह से, और से है ना। देन इसके बाद में आता है हमारे, क्या आता है हमारे, मेडिकेशन जो होती है उसको प्रिस्क्राइब करनी है 5 आवर का रूल लगा के, जितना भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। ये सारे जो है ये सदाबहार है, ये बार-बार आएँगे, तो आप ऐसा सोच के ऊब मत जाना कि ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि 4-5 A4 साइज़ के पेपर लो, उन पे बहुत बढ़िया से सारे ये जो कॉमन साइन सिम्पटम्स सॉरी कॉमन जो नर्सिंग मैनेजमेंट को लिख लो, और उनको कंठस्थ कर लो। क्योंकि हर एक डिज़ीज़ में आपको किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करके इन्हीं को ही लिखना पड़ेगा। तो एक बार आप पढ़ लोगे तो एमएसएन का बहुत भारी जो ज़्यादा मेजर पार्ट आता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद में आता है हमारा स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करके आपको पेशेंट को केयर करवाने हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराना है और उसको रीअश्योर करना है। देन इसके बाद में हम छठी जो छठा जो हमारा डिज़ीज़ है, 6th डिज़ीज़ कौन सी है? टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, देन इसके बाद में कौन-कौन से तरीके के हो सकते हैं? एक्यूट और क्रोनिक।
क्रोनिक का मतलब होता है सडन ऑनसेट हो जाना, और क्रोनिक का मतलब होता है रिकरेंट, यानी कि बार-बार इन्फ्लेमेशन होना। ठीक होता है, वापस हो ठीक होता है, वापस हो जाता है। ये जो है हमारा क्या कहलाता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहलाता है, जिसके अंदर क्या आ जाता है हमारे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या हो जाता है? रिकरेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल बार-बार होता है, परमानेंट एनलार्जमेंट तो हो जाता है, और सोर थ्रोट जो है इसका कॉमनेस्ट ये चीज़ ध्यान रखना, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है। नॉर्मल के अंदर आप देख सकते हो कि टॉन्सिलाइटिस के बढ़ गई है, रेड बढ़ गई है, ठीक है? व्हाइट स्पॉट्स आपको यहाँ पे ये देखो व्हाइट स्पॉट्स आप के अलावा जो है हमारा क्या हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है। एक तो ये देखो नॉन रेडनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, टॉन्सिलाइटिस का है। आप इस प्रकार से भी एग्ज़ाम के अंदर बट कलर इस्तेमाल मत करो। कॉजेज़ क्या-क्या हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, कॉमनेस्ट कॉज़ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन इसके वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था, यानी वो साइन सिम्पटम था, नो कॉमनेस्ट और ये कॉज़ है ना, उसमें कन्फ्यूज़ मत होना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण से भी जो है ये हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो सकता है, साइटोमेगाली के कारण ये चीज़ हो सकती है। देन इसके बाद में आ जाता है क्या-क्या फीचर आएँगे वो के वही आ रहे हैं, ठीक है? एक मेन चीज़ भी नहीं है इसमें कि हम देख सकें, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, हेलिटोसिस, और जो ये है हेलिटोसिस का मतलब होता है स्मेल फ्रॉम माउथ, बैड ओडर फ्रॉम, क्योंकि वो ओरल केयर पूरी नहीं कर पाएगा ना, और उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है? देन इसके अंदर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीवर हुआ, ईयर एक हुआ, डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग हो सकता है जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। इसके अलावा थ्रोट पेन होता है, स्वेलिंग हो सकती है थ्रोट के अंदर, हेडेक, सोर थ्रोट, इसके अलावा एक्सुडेट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं तो व्हाइट कलर के होते हैं। एक हमने पढ़ रखा है कि भाई कचरे या डेब्रिस, जो सेल डेब्रिस होती है वो सारी चीज़ें, इसके अलावा मेलिस वगैरह हो सकती है। ये चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेप्टो ए के कारण, स्टेफाइलोकोकस ए के कारण भी हो सकता है, तो वो रूमेटिक फीवर को भी कॉज़ कर सकता है, निमोनिया को कॉज़ कर सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस को कॉज़ कर सकता है, एक्यूट जो साइनोसाइटिस होता है, उसको भी जो है ये चीज़ क्या कर सकती है, कॉज़ कर सकती है। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट आती है, एंटीबायोटिक थेरेपी आती है, जिसमें पेनिसिलिन होगा, सेफेलोस्पोरिन होगा, इसके बाद में माइल्ड एनाल्जेसिक होगा, जिसमें सीवियर माइल्ड एनाल्जेसिक होगा, जिसके अंदर वो पेन को रिलीफ़ करने के अंदर काम में आएगा, जिसको हम एसिटामिनोफ़ेन कहते हैं। इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक करने के अंदर काम में आएगा। इंक्रीज़ एडवाइस द पेशेंट फॉर सलाइन गार्गल, सलाइन जो गार्गल वगैरह होती है, उसको आपको जो है वो पेशेंट को एडवाइस करना है। देन इसके बाद में पेशेंट टेक बेड रेस्ट के लिए पेशेंट को आपको एनकरेज करना है। इसके बाद में आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या-क्या हो सकता है। यूजुअली देयर इज़ नो टू हॉस्पिटलाइज़ द पेशेंट, एडवाइस द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन रेगुलरली ऑन टाइम। सबसे पहली चीज़ रेगुलरली आपको टाइम पे जो है पेशेंट को दवाई देने के लिए कहनी है। ओपीडी बेस्ड भी आप कर सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन की उसमें ज़रूरत नहीं होती, है ना? देन इसके बाद में आ जाता है एडवाइस द पेशेंट फॉर सलाइन गार्गल। सलाइन गार्गल का इस्तेमाल करने के लिए आपको कहना है, जिसमें गरारे करने के लिए कहते हैं नमक के। देन इसके बाद में हम क्या कहते हैं, परफॉर्म करना है कोल्ड स्पॉन्जिंग को, मेंटेन करना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। देन इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आपको प्रोवाइड कराना है, पेशेंट को रिहाइड्रेशन देना है, यानी से भी बचाएगा वो डिहाइड्रेशन से। देन इसके बाद में सफिशिएंट बेड रेस्ट आपको प्रोवाइड कराना है, जो रेस्टलेसनेस से बचाएगा, स्टर्नस जो एक्टिविटी है उससे हमारे को बचाना है पेशेंट। ठीक है, इसके बाद में रीअश्योर करना है पेशेंट को, जो कि क्या करता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। देन इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट क्या-क्या हो सकता है, हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट अगर फेल हो जाता है तो आपको उसमें टॉन्सिलेक्टोमी, एडिनोक्टोमी करवानी है। इसके अलावा टॉन्सिलेक्टोमी की जो सर्जरी है उसको रिमूव करके आपको क्या करना है, टॉन्सिल्स को रिमूव करना है, एडिनोक्टोमी में एडिनॉइड्स को रिमूव करना, है ना? में टीओएमवाई लग जाएगा, एसीटीओएमवाई लग जाएगा, उसमें सर्जरी में आपको कार्ड को कट करके रिमूव कर। अब असेसमेंट देखते हैं हम पोस्ट ऑपरेटिव क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, हमारे असेसमेंट आता है। तो क्या-क्या करेंगे हम असेसमेंट के अंदर, सबसे पहले वाइटल साइंस और जनरल हेल्थ स्टेटस को आपको असेस करना है।
इसके अलावा जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं पेन के क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को जो है पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग या फिर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, उसको आपको असेस करना है। इसके अलावा आपको जो लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है पेशेंट का उसको असेस करना है। देन इसके बाद में बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की, क्या-क्या इंटरवेंशंस आपको जो है वहाँ फॉलो करना है। तो प्रोवाइड द प्रोन एंड साइड लाइन पोजीशन, प्रोन और साइड लाइन पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा पोजीशन हेल्पफुल फॉर ड्रेनेज ऑफ ब्लड, ब्लड के ड्रेनेज के लिए भी आपको जो है पोजीशन देनी है। इसके अलावा सिक्रेशन और रेस्पिरेशन का प्रिवेंशन करना है। इसके अलावा माइल्ड जो एनाल्जेसिक्स होती हैं, जैसे एसिटामिनोफेन हो गया, पेन को रिलीव करने के लिए, ये सारी चीज़ें करनी है। एंड व्हेन द पेशेंट इज फुली ओरिएंटेड, जब पेशेंट जो है फुली ओरिएंटेड रहता है तो उसको ओरल डाइट दे सकते हैं और इसकी डाइट जो है कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अनकॉन्शियस का आप ईटी ट्यूब, एनजी ट्यूब, नॉट ईटी ट्यूब, एनजी ट्यूब का यूज़ करके, टीपीएन का यूज़ करके आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं। देन इसके बाद में पेशेंट जो है अगर मिल्क का यूज़ नहीं करता है, मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको यूज़ करने के लिए मना करो क्योंकि क्या हो सकता है उससे हमारे जो मुकोज़ल डिफ़िकल्टी हो सकती है, म्यूकस जो है वहाँ पे थिक हो सकता है, तो उस समय हमारे को दूध वग़ैरह नहीं देना होता है ऐसे पेशेंट्स को। इसके अलावा जो है उसको क्या करना है कि पेशेंट को एनकरेज करना है कि इमीडिएटली जो है मेडिकल हेल्प लेवे ताकि क्या हो सके ब्लीडिंग जो है वो अकर हो सके डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले। टू शोक इमीडिएटली मेडिकल हेल्प, उसको कीजिए कि आप सीक इमीडिएटली मेडिकल हेल्प। ठीक है? उसको कहे कि आप ज़्यादा से मेडिकल हेल्प लीजिए तुरंत प्रभाव से। अगर आपको ब्लीडिंग दिखती है डिस्चार्ज के बाद भी तो उसके बाद में आपको क्या कहना है कि पेशेंट को जो है आपको कहना है कि कीप हिम अवे फ्रॉम शार्प जो है उससे आप दूर रहिए। देन इसके बाद में आपको देखना है एडवाइस द पेशेंट नॉट ब्रश वाइग्रेसली, वाइग्रेसली जोर-जोर से आपको ब्रश नहीं करना है वरना ब्लीडिंग होने बढ़ सकता है। 7 जो डिज़ीज़ है हमारी लेरिंजाइटिस आ जाती है, लेरिंजाइटिस के अंदर आ जाती है हमारे 7 जो डिज़ीज़ होती है वो क्या होती है हमारी इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स एंड वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स का जो है इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं लेरिंजाइटिस कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं एक्यूट और क्रोनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अंदर आ जाता है हमारे क्या कि एक्यूट लेरिंजाइटिस होता है हमारे एक्यूट लेरिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के इन्फ्लेमेशन को एक्यूट लेरिंजाइटिस कहते हैं। दैट लास्ट लेस देन 3 वीक, 3 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इट हैज़ अब्रप्ट ऑनसेट, इसको जो है अब्रप्ट ऑनसेट इसका हो सकता है। कॉजेज़ आते हैं इसके अंदर, कॉजेज़ क्या-क्या आ सकते हैं इसके अंदर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण, वोकल मिसयूज़ के कारण ज़्यादा बोलते हैं। लेरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है हमारा, ठीक है? वोकल कॉर्ड है हमारा लेरिंग्स, तो उसके अंदर ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा वॉइस को ऐसे नहीं देखा आपने कभी कितनी बार कि भाई किधर नारे लगाने गए या फिर लड़ाई झगड़े में बहुत जोर-जोर से बोल के आ गए और फिर वो अरे यार कल बहुत बोले थे ना इसलिए आज वो क्यों उसके लिरिक्स के अंदर थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है तो वोकल का मिसयूज़ करना जैसे कितने तो वॉइस डब आर्टिस्ट होते हैं ना जो कि वॉइस को डब करते हैं कि मतलब कोई जैसे साउथ इंडियन मूवी है उसको आपको किसी कोई एक्टर होता है वो उसको हिंदी में अगर डब्ड करना होता है तो हिंदी के अंदर वो बोलता है, उस प्रकार से बोलता है, अलग-अलग वॉइसेस का यूज़ करता है, मॉडिफ़िकेशन करता है। तो उनके अंदर जो है वोकल रश होने के चांसेस, लैरिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स जो डिज़ीज़ होती है, उसके कारण हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून जो डिज़ीज़ होती है, उसके कारण ये हो सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें हम एक्यूट लैरिंजाइटिस का जो है वायरल इन्फेक्शन होता है, उसका यूज़ करके हम जो है इसको कर सकते हैं। इनका क्या कर सकते हैं, इसका गोज़ होता है सॉरी। ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण से भी हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, उसके कारण जो है एक्यूट लैरिंजाइटिस जो है वो हो सकता है। क्योंकि उन दोनों का कोज़ सेम होता है ना, अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है तो वो तो होएगा ही। देन क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं इसमें हमारा होर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, बोलने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, नॉन प्रोडक्टिव कफ जो होता है उसके प्रेज़ेंस के कारण हो सकता है, इरिटेटिंग जो नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, फीवर्स वगैरह, लेरिंजियल एडिमा, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट वगैरह, मेलेज़ और ड्राई कफ जो होती है, सबके अंदर भी देखने को मिलती है। देन इसके बाद में आपके कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या आ सकता है, क्रोनिक लेरिंजाइटिस हो सकता है, इसके अलावा आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है,
अलावा आपका ट्रेकाइटिस ओके ट्रेकाइटिस ट्रेकियल जो ट्रेकियल ट्रैक्ट है ट्रेकिया का जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम ट्रेकाइटिस कहते हैं। देन इसके बाद में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें आ जाता है हमारे एडवाइस द पेशेंट टू रिड्यूस द टेकिंग स्पीकिंग टॉकिंग सिंगिंग एंड मेकिंग द नॉइज दैट यूजेस द वॉइस बॉक्स का इस्तेमाल करके आपको ना तो गाना गाना है ना आपको बोलना है और ना ही आपको जो है अलग अलग अपनी नॉइजेस जो है वोकल कॉर्ड से निकालनी है ना। देन इसके बाद में क्या कहते हैं हमारे स्टीम इनहेलेशन हो सकता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन। आप स्टीम इनहेलेशन सबसे बेस्ट है ये ना सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टीम का भाप जो लेना होता है। देन इसके बाद में आ जाता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल लेरिंजाइटिस बैक्टीरियल जो लेरिंजाइटिस होता है उसके अंदर आपको क्या करना है एंटीबायोटिक थेरेपी का यूज करना है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होती है उसमें पैरासिटामोल हो गई माइल्ड एनाल्जेसिक हो गई सच एज है। है देन इसके बाद में हमारे बेड रेस्ट के लिए उसको इनकरेज करना है। अगर लेरिंजाइटिस का कोर्स गर्ड है तो उसके पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको जो है प्रिवेंशन से एस्पायरेशन से बचना है उसको आपको कैसे खाना है कैसे क्या नहीं खाना है वो सब बताना है। आपको जो है तंबाकू हुआ अल्कोहल हुआ कैफीन वगैरह जो हुआ उसको अवॉइड करना है। खाने के 2 घंटे बाद आपको बेड पे जाना है। मेरे खाते ही ठूसते ही आपको नहीं वगैरह आ सकती है एस्पायरेशन हो सकता है। उसके बाद में आपको हाई फाइबर और लो फैट डाइट लेनी है बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कौन सी डाइट लेनी है हाई फाइबर और लो फैट डाइट लेनी है चार क्वेश्चन और हेड एंड जो है बेड का एलिवेट हो जाता है तो उस समय क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए और लो फैट डाइट होनी आपको जो हेड के जो एंड है उसको बेड के जो एंड है उस पे हेड को एलिवेट कर देना है ऐसे एलिवेट कर देना है। देन इसके अलावा एंटासिड जो होती है उसको आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है जैसे एल्ब्यूमिन हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके अलावा जो होता है प्रोटोन पंप इनिबिटर आ जाती है ओमेप्राजोल हो सकती है रिबाप्राजोल हो सकती है पेंटाप्राजोल हो के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H2 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट होता है उसका इस्तेमाल करके हमको जिसमें क्या क्या हमारा चाहे रेनिटिन या सिमेंटिडिन हो गया इनका इस्तेमाल करके आपको तो जो है उसको H2 रिसेप्टर का यूज करना है मेडिकल ट्रीटमेंट में। देन इसके बाद में आ जाता है क्रोनिक लेरिंजाइटिस क्या होती है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन जो होता है 3 या 3 से ज्यादा वीक तक जो है ठहर जाता है उसको हम क्रोनिक लेरिंजाइटिस कह सकते हैं। चाहे वो है ना जो लेरिंजाइटिस का जो एक्यूट फेज था वो वापस रिकरेंट होता है तंबाकू ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा बोलने की वजह से एलर्जिक क्रोनिक साइनसाइटिस के कारण गर्ड रिफ्लेक्स के कारण ब्रोंकाइटिस के कारण अल्कोहल के यूज के कारण ये सही चीजें हो सकती हैं। देन इसके बाद में आती है हमारी क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं तो होर्सनेस ऑफ वॉइस वॉइस की जो होर्सनेस है उसके कारण हो सकता है वॉइस जो है कम्प्लीटली लॉस हो जाती है जिसको हम कहते हैं तो एपनिया कहते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे क्या आता है ड्राइनेस और इसमें अगर साउंड बहुत आती है ना मिनिमम विस्लिंग साउंड देन इसके बाद में ड्राई कफ हुआ इसके अलावा सोर थ्रोट हुआ फीवर वगैरह हुआ इसके कारण से जो है क्या आ सकती है। देन इसके बाद में आता है मेडिकल मैनेजमेंट आता है हमारे पेशेंट को जो है बोलने के लिए आपको अवॉइड करना है उसको स्पीकिंग करने के लिए एडवाइस करना है कि अवॉइड करो भाई कम बोल ऐसे कहना है। देन इसके बाद में उसको जो है सिगरेट स्मोकिंग वगैरह जो है
च्युइंग टोबैको इन सब से जो है आपको क्या करना है उसको एडवाइस करना है कि मत खाओ, मत पियो। देन इसके बाद में अल्कोहल भी नहीं पीने देना है, उसको स्टीम इन्हेलेशन दिलवानी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देनी है जिसमें मेक्लोमिथेसोन वगैरह जो होती है वो आ जाती है हमारी। देन इसके बाद में आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो आता है हमारे क्या आ जाता है नर्सिंग वाइटल साइंस, जनरल हेल्थ स्टेटस, सीवियरिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ों को आपको असेस करना है। 5 आर का रूल इस्तेमाल करना है, एडवाइस करना है पेशेंट को कि स्मोकिंग को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, टू अवॉइड द यूज़ ऑफ टबैको, टबैको का इस्तेमाल जो है वो कम करें। देन इसके बाद में ड्यूरिंग द डिज़ीज़ कंडीशन के अंदर क्या-क्या करना होगा आपको, एडवाइस द पेशेंट टू रेस्ट द वॉइस। आपको क्या करना है पेशेंट को जो है वॉइस की रेस्ट करवानी है। अवॉइड टॉकिंग द लाउडली फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको पेशेंट को जो है वो बोलने से रोकना होगा कि ज़्यादा तेज़ ना बोले। इसके अलावा आपको जो है अगर विस्परिंग रिफ्रेन करनी है तो आपको उसके वॉइस को स्ट्रेंथ करवानी है। यानी आप उसको ऐसे ब्लोइंग वगैरह जो होते हैं उन सब से बचवाना है और रिफ्रेन कराना है विस्परिंग को, यानी धीरे-धीरे उसको जो है वो बोलना चालू करना है। फिर देन उसकी जो वॉइस है वो बहुत समय बाद तेज़ करवानी है अगर एक क्रोनिक में होता है तो। इसके अलावा उसको आपको क्या कहना है कि डिकंजेस्टेंट को अवॉइड करना है क्योंकि ये क्या कर सकती है कॉज़ कर सकती है थ्रोट में ड्राइनेस को। इसके अलावा 8वीं डिज़ीज़ है फ्रैक्चर ऑफ नोज़, किस वजह से हो सकता है ट्रॉमा या किसी भी डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ये चीज़ ध्यान रखना, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन-सा है? नाक की हड्डी टूटना, एक मुक्का पड़ता है जिसमें का टूट है ना? देन इसके बाद में आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स क्या-क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, देखती बात है पेन, ब्लीडिंग हो ही सकती है। देन इसके बाद में सराउंडिंग जो टिश्यूज़ और नेज़ल कैविटी है वहाँ पे सूजन आ सकती है, नाक सूज जाता है बेचारे का। मेडिकल मैनेजमेंट आता है जिसमें आता है इमीडिएट रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो है इमीडिएट रिडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर से फ्रैक्चर को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिपेयर करना ज़रूरी है ना? इसके बाद में नेज़ल जो पैकिंग है वो करना ज़रूरी है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। इसके अलावा कोल्ड एप्लीकेशन देनी ताकि सूजन कम हो जाए। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर शुड बी डन एक्चुअली विदिन द 30 sorry not 30 reduction of the fracture should be done essentially with 3 to 7 days. Otherwise, the problem is deviated septum may occur due to healing of bone. जैसे-जैसे बोन ठीक होगी, वो जो सेप्टम है वो डेविएट हो जाएगा, तो उसके कारण से भी जो है आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। बाद में आपको पता है कितने सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ तो उसको आप होती कोशिश एसेंशियली इमीडिएटली 3 से 7 दिन में ठीक कर दीजिए। देन इसके बाद में डेविएटेड नेज़ल सेप्टम क्या होता है? डीएनएस कहते हैं इसको। जिसके फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दे रखी है इसको अच्छे से याद कर लेना कि इनकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है ना। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम आता है तो अकर व्हेन द नेज़ल सेप्टम फाउंड बिटवीन द नेज़ल पैसेजेस इज डिस्प्लेस्ड वन साइड एंड दिस कंडीशन मेक द ब्रीथिंग डिफिकल्टी। यानी कि एक साइड में जो है नेज़ल पैसेज जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और उसके कारण क्या हो सकती है सांस लेने में दिक्कत आती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। देन बात करते हैं पिंक नर्सिंग क्लासेस हमारी बैच लेके आया है जिसमें जीएनएम का सब्सक्रिप्शन rupees monthly, A&M का 215 monthly है, you can buy it, purchase it and very helpful in your rapid क्या-क्या कर सकते हो आप डेविएटेड सेप्टम के अंदर डेविएटेड नेज़ल जो सेप्टम होता है उसके लिए आप सबसे पहले कौन-सी सर्जरी कर सकते हो नेज़ल सेप्टोप्लास्टी के अंदर क्या होता है आपको उसका जो बोन का एक्सेस बोन या फिर कार्टिलेज जो है उसको काट के अलग कर देना है और ब्रीदिंग स्पेस जो है वो बना देना है। क्या होता है राइनोप्लास्टी का कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जो कि हीरो-हीरोइन्स करवाते हैं, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं कि नाक को शेप देने के लिए जो काम में आता है, अपीयरेंस ऑफ बोन, बोन के जो नेज़ल बोन के अपीयरेंस करने में। इसके अलावा क्या-क्या करोगे आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एनाल्जेसिक का ध्यान रखना है, आइस पिकिंग एडिमा के लिए, एनाल्जेसिक जो होता है रिलीव करता है हमारे पेन के लिए पेन से और वाइटल साइन जनरल हेल्थ स्टेटस जो होती है वो असेस करने के अंदर काम में आता है। नेज़ल पैकिंग जो होती है वो डन होती है प्रिवेंट करने के लिए ब्लीडिंग को। इसके अलावा पेशेंट जो होता है एंग्जाइटीज़ फील कर सकता है फियरफुल ड्यू टू पेन पेन के जो समय जो है वो फियरफुल और फील कर सकता है और पेन जो ब्लीडिंग वगैरह अगर उसको होती है, एंग्जाइटीज़ होता है, फियरफुल होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, पेशेंट के केयर को कंटिन्यू रखना है, उसको अलोन नहीं। ये था हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।